नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने रीड से संबंधित यूनिट नंबर 9 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री युआन चांग ने राजस्थान के किस जनपद का वर्णन किया है? तो ये चीनी यात्री था युआन चांग। इसके द्वारा किस जनपद का वर्णन किया गया? जांगल, मत्स्य, सूरसेन या फिर शिवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मत्स्य जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया था। ये बात किस वेद में उल्लेखित है? ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। और जो जांगल प्रदेश है ये बलराम श्री कृष्ण से इसका संबंध है और इसकी जो राजधानी थी जांगल प्रदेश की वो थी छत्रपुर। इसमें बूंदी, इसमें क्या क्या आते हैं? बूंदी नहीं, इसमें आते हैं बीकानेर, नागौर, जोधपुर। जांगल प्रदेश में आते हैं बीकानेर, नागौर और जोधपुर। और जो मत्स्य जनपद है इसमें आते हैं अलवर, जयपुर के बीच ये स्थित है। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। सूरसेन जो है इसको यूनानी लेखकों ने 4वीं सदी ईसा पूर्व सिकंदर के समय का उल्लेख इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और जो शिवी है इसकी राजधानी ये मेदपाट के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी नगरी थी जिसको मध्यमिका भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत उदयपुर का क्षेत्र आता है। दूसरा क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हुआ है? नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, स्वास्तिक युक्त अलंकृत घड़ा या फिर मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्रपिन या फिर तांबे की कुल्हाड़ी, कर्णफूल, हाथ से बुना हुआ वस्त्र या फिर कांच की मणियाँ, हाथी दांत का कंघा, तांबे के बैल। तो इसमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं कांच की मणियाँ, हाथी दांत का कंघा और तांबे के बैल। और क्या क्या प्राप्त हुआ कालीबंगा से? कांस्य दर्पण और गाय के मुख वाले प्याले और जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और जो नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, स्वास्तिक युक्त अलंकृत घड़ा ये प्राप्त हुए हैं विराट सभ्यता से। विराट सभ्यता से और क्या प्राप्त हुआ है? 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुए हैं और त्रिरत्न चक्र का दीपक प्राप्त हुआ है। और गणेश्वर सभ्यता से क्या प्राप्त हुए हैं? मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन और इनके अलावा अंगूठियां, कलश और हांडी प्राप्त हुए हैं। और बालाथल सभ्यता से तांबे की कुल्हाड़ी, कर्णफूल, हाथ से बुना हुआ वस्त्र और गले की हार की लटकन, ताम्र चाकू, बाण, छनी और 11 कमरे बालाथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता स्थल और नदी इनमें से जो असंगत विकल्प है वो कौन सा है? तो गिलोन सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है, गणेश्वर सभ्यता बेड़स नदी के किनारे स्थित है या कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर 3। गणेश्वर सभ्यता जो है वो बेड़स नदी के किनारे नहीं बल्कि कांकली नदी के किनारे स्थित है। बेड़स नदी के किनारे जो सभ्यता स्थित है वो है आहड़ सभ्यता। गिलोन सभ्यता राजसमंद जिले से संबंधित है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से संबंधित है, गणेश्वर सभ्यता सीकर से संबंधित है और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों को हूणों की संतान बताने वाले विद्वान कौन थे? चंद्रबरदाई, वी.ए. स्मिथ, जेम्स टोड, जी.एच. ओझा। तो ये विद्वान थे वी.ए. स्मिथ। इन्होंने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न माना है, जेम्स टोड ने राजपूतों को सक्सिथियन माना है और जी.एच. ओझा ने राजपूतों को वैदिक आर्य संतान बताया है और सी.वी. वेद भी इसका समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जत्र सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो जत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध कौन सा हुआ था? सिंगोली का युद्ध, भूताला का युद्ध, सहारनपुर का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। तो जत्र सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी को। सिंगोली का जो युद्ध हुआ था ये किस किस के मध्य हुआ था? हमीर और मोहम्मद तुगलक के मध्य। और जो सहारनपुर का युद्ध हुआ था ये 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था। बाड़ी का जो युद्ध है ये सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य
हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए तीसरे व्यक्ति के रूप में किसको भेजा था? तो सम्राट अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। मुगल शासक अकबर ने प्रताप से संधि करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। वो 4 शिष्टमंडल यहाँ दिए गए हैं, मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास, ये चारों 4 शिष्टमंडल थे। मगर यहाँ क्रम पूछा है तीसरे नंबर पर किसको भेजा, तो इसकी ट्रिक है जमा भट्ट। जय मतलब जलाल खां को सबसे पहले भेजा था, और फिर माँ का मतलब मान सिंह को सेकेंड नंबर पर भेजा, फिर भय मतलब भगवान दास को थर्ड नंबर पर भेजा, और टय मतलब टोडरमल इसको फोर्थ नंबर पर भेजा था सबसे अंत में। तो भगवान दास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, राव मालदेव के समकालीन राठौड़ शासक कौन सा नहीं था? तो ये राव मालदेव के समय के समकालीन राठौड़ शासक में से कौन सा नहीं था? राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव लूणकरण और राव जेठसी। तो राव जेठसी और राव लूणकरण और राव कल्याणमल ये तीनों मालदेव के समकालीन थे, और जो राव राय सिंह है ये मालदेव का समकालीन नहीं था। राव राय सिंह का जो शासनकाल है वो 1574 से 1612 रहा है। राव कल्याणमल का शासनकाल रहा है 1541 से 74 तक। और जो राव लूणकरण है ये जैसलमेर पुत्री उम्मदे से इन्होंने शादी की थी। जैसलमेर शासक की पुत्री थी उम्मदे, उससे शादी करने वाले थे लूणकरण। राव जेठसी का जो शासनकाल है वो 1526 से। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज उन हिंदू शासकों में से एक है जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। ये बात किसने कही है? तो विग्रहराज के बारे में ये बात किसके द्वारा कही गई है? सोमदेव, किलहॉर्न, जानक या दशरथ शर्मा। तो कालिदास विग्रहराज उन हिंदू शासकों में है जो कालिदास और भवभूति से होड़ कर सकता है। ये बात किलहॉर्न ने कही है। सोमदेव ने क्या कहा है कि वीरों में नहीं विद्वानों में भी कौन अग्रणी है? विग्रहराज। जानक ने कवि बांधव की उपाधि दी थी। दशरथ शर्मा जो है ये सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता, साहित्य संरक्षक, अच्छा कवि व सूझबूझ वाला राजा विग्रहराज को बताया है दशरथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो रणथंभौर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन है? गोविंदराज, कीर्तिपाल, दुल्लराय, राव सिंहा। तो रणथंभौर की जो चौहान वंश की शाखा है वो 1194 ईस्वी से शुरू होती है, और इसका जो संस्थापक है वो है गोविंद सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसका आयोजन 17 जुलाई 1734 को सवाई जयसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह जो थे ये जयपुर के शासक थे, इन्होंने इसका आयोजन करवाया 17 जुलाई 1734 को। राजमहल का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो यहाँ राजमहल का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था ये बताना है। प्रताप सिंह और मराठों के बीच, माधव सिंह व ईश्वर सिंह के बीच, अभय सिंह व भक्त सिंह के बीच, जगत सिंह व मान सिंह के बीच। तो ये युद्ध हुआ था माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। ये 1 मार्च 1747 को मराठा होलकर व मराठा रणोजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। मराठा होलकर माधव सिंह की तरफ से और मराठा रणोजी जो है वो ईश्वरी सिंह की तरफ से युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। प्रताप सिंह व मराठों के मध्य 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था, और अभय सिंह व भक्त सिंह के मध्य जोधपुर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, और जगत सिंह व मान सिंह के मध्य मेवाड़ कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था। ये जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ था। जगत सिंह जयपुर से संबंधित, मान सिंह जोधपुर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, क्रांति 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मेजर मैकमोसन, मेजर कर्नल ईडन या मेजर सवर्स। तो क्रांति के समय जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था कर्नल ईडन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। मेजर जो बर्टन है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, और मैकमोसन जो हैं ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर सावर्स जो हैं ये उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, और मॉरिसन जो थे वो भरतपुर जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, और
जो हाल है वो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। जेडी हाल ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। मॉरिसन जो है ये भरतपुर के थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता का कौन सा कारण नहीं था? आपको पता है कि राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई थी वो असफल रही थी। किस कारण से वो असफल रही थी? कुशल नेतृत्व का अभाव, तो ये इस कारण असफल रही। साधनों का भी उनके पास अभाव था। अधिकांश राजाओं द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग दिया गया, ये बात गलत है। अधिकांश जो राजा थे वो अंग्रेजों के साथ थे, बल्कि बहुत ही कुछ जो राजा थे वो क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव पाया गया। कहीं क्रांति कभी हो रही है, कहीं क्रांति कभी हो रही है, तो उनमें एक रूपता का अभाव था। अगर एक साथ सभी जगह क्रांति होती तो ये क्रांति सफल हो जाती। ऑप्शन 3 इसका गलत है। इसका परिणाम क्या रहा 1857 की क्रांति का? जनता पर दोहरा अंकुश लगा और अंग्रेजी शिक्षा से यहाँ के निवासियों में जागृति उत्पन्न हुई। कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कोटा में पूछा है ये 28 मई, 15 अक्टूबर, 3 जून या फिर 21 अगस्त। तो कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो नसीराबाद से हुई थी। 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत नीमच में होती है और 21 अगस्त 1857 की क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त को होती है एरनपुरा में। ऊपरमाल पंच बोर्ड बिजोलिया की स्थापना कब की गई? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है इसकी स्थापना पूछा है 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1922 ईस्वी या फिर 1906 ईस्वी। तो इसकी स्थापना 1917 ईस्वी को हुई थी। 1916 को भूप सिंह, जो विजय सिंह पथिक का मूल नाम है, वो 1916 को इससे जुड़े थे। और जो 1922 ईस्वी है इसमें क्या हुआ? ठिकाना व किसान पंचायत के बीच में समझौता होता है। एजीजी हॉलैंड ने 35 प्रकार के जो लागे हैं उनको माफ कर दिया था। 1906 को क्या होता है? मेवाड़ राव कृष्ण सिंह का देहांत होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसान आंदोलन और नेतृत्वकर्ता से असंबंधित विकल्प कौन सा है? एक साइड में आंदोलन है, दूसरी साइड में उससे नेतृत्वकर्ता उससे संबंधित है। दूधवाखारा किसान आंदोलन जीवंत चौधरी इसके नेतृत्वकर्ता थे। बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नैनूराम थे। भरतपुर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार थे और मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यासीन खान थे। तो इसमें जो गलत है वो है दूधवाखारा वाला। दूधवाखारा किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो हनुमान सिंह थे, ना कि जीवंत चौधरी। ये जीवंत चौधरी जो है इन्होंने बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस पर जो प्रभाव पड़ा था वो शेखावाटी आंदोलन का पड़ा था और इसमें 37 लागतें थी। इसमें दूधवाखारा वाले में। अगला क्वेश्चन है, गोविंदगिरी से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ गोविंदगिरी से संबंधित कथन दिए गए हैं। बेड़सा गांव को भील गतिविधियों का केंद्र उन्होंने बनाया था। इनके गुरु राजगिरी थे। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। 1919 में मानगढ़ पहाड़ी पर इन्होंने सभा आयोजित की थी। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर 4। मानगढ़ पहाड़ी पर 1919 में नहीं बल्कि 1913 ईस्वी में इन्होंने सभा आयोजित की थी। मोतीलाल तेजावत से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? यहाँ मोतीलाल तेजावत से संबंधित कथन दिए गए हैं। इक्की आंदोलन के संस्थापक ये माने जाते हैं। सिरोही को आदिवासियों का दूसरा प्रमुख केंद्र इन्होंने बनाया था। समलिया के चित्र विचित्र मेले में ये दुकान लगाते थे। इनका जन्म कोल्यारी गांव के बंजारा परिवार में हुआ था। तो जो असंगत कथन है वो है इनका बंजारा परिवार में नहीं बल्कि ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ओसवाल बनिया जो उदयपुर का जाडोल ठिकाना पड़ता है। और ये जो चित्र विचित्र मेले में दुकान लगाते थे तो ये किस चीज़ की दुकान लगाते थे? परचून की दुकान लगाते थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो मारवाड़ प्रजामंडल उससे संबंधित ये प्रश्न है। माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, नैनूराम, मग्गाराम वेद। तो
मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। माणिक्य लाल वर्मा जो हैं ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं और 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। नैनूराम ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। मग्गाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी को की थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय चरण में शामिल रियासत कौन सी नहीं थी? तो राजस्थान का द्वितीय चरण जो हुआ था उसमें कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? ये कब हुआ था? ये 25 मार्च 1948 को हुआ था। झालावाड़, सापुरा, जोधपुर, किशनगढ़। तो इसकी एक ट्रिक है, बाबू शाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गए। इसमें 9 रियासतें थी, तो इसमें जो रियासत शामिल नहीं थी वो थी जोधपुर। तो इसकी ट्रिक क्या है? बाबूसा मतलब बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, बूंदी और सापुरा और की किशनगढ़। बाबूसा की झाड़ू, झा हो गया झालावाड़, डू हो गया डूंगरपुर। झाड़ू को कोटा और प्रतापगढ़, टोंक ले गए, टोंक हो गया। तो ये 9 रियासतें थी। बाबूशाह की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गए। 21 नंबर प्रश्न है, वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो वृद्ध राजस्थान का जो राज प्रमुख था वो कौन था? मान सिंह दित्ते, भोपाल सिंह, भीम सिंह, उदय भान सिंह। तो वृद्ध राजस्थान का जो राज प्रमुख था वो था मान सिंह दित्ते। और जो महाराज प्रमुख बने थे वृद्ध राजस्थान के वो थे भोपाल सिंह और भीम सिंह जो थे ये राजस्थान संघ के राज प्रमुख बने थे। और उदय सिंह जो हैं ये मत्स्य संघ के राज प्रमुख महाराज प्रमुख बने थे। अगला है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? एक साइड लेखक दे रखे हैं, दूसरी साइड उससे संबंधित रचनाएं। तो सारंगधर द्वारा रचित रचना पृथ्वीराज रासो, चक्रपाणी मिश्र द्वारा रचित मुहूर्तमाला, मंडन द्वारा रचित कुंभलगढ़, मंडन को कुंभलगढ़ का वास्तुकार माना जाता है, या कवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध। तो यहाँ एक जो है ये रचना नहीं है बल्कि ये निर्माण से संबंधित है। तो इसमें असंगत कौन सा है? सारंगधर द्वारा पृथ्वीराज रासो नहीं बल्कि हमीर रासो लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो चंद बरदाई माने जाते हैं। चंद बरदाई और पृथ्वीराज का जीवन काल एक समान रहा है। इनका जन्म भी एक ही ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु भी एक ही साथ हुई है। और ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि माने जाते हैं चंद बरदाई। चक्रपाणी मिश्र की मुहूर्तमाला है और क्या है? विश्व वल्लभी इनकी रचना है। व्यवहार आदर्श भी इनकी रचना है। राज्याभिषेक पद्धति भी इनकी रचना है। ये रचनाएं हैं चक्रपाणी मिश्र की। और जो मंडन है ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इनके वास्तुकार हैं। और प्रसाद मंडनम इनकी रचना है और वास्तु राजवल्लभम भी इनकी प्रमुख रचना है। माघ जो है ये भीनमाल निवासी हैं और इन्होंने शिशुपाल वध लिखा था। पन्नाधार ने किसकी रक्षा की थी? तो पन्नाधार जो थी वो एक धात्री थी और उन्होंने चंदन, उदय सिंह, अजीत सिंह, बनवीर इनमें से किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह की रक्षा की थी। और उदय सिंह की रक्षा करके इन्होंने किसका बलिदान दिया था? अपने पुत्र चंदन का, जो उदय सिंह के हम उम्र का था। और जो बनवीर था ये कौन था? ये सांगा के जो भाई पृथ्वीराज हैं उनका औरस पुत्र था, जो उदय सिंह को मारकर मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। किलेदार आशा देवपुरा का भांजा बनकर उदय सिंह बड़ा हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, कटराथल में 10,000 महिलाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये कटराथल पड़ता है सीकर जिले में। जानकी देवी बजाज, किशोरी देवी, रमा देवी, अंजना देवी। तो कटराथल में 1000 महिलाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाली थी किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। जानकी देवी बजाज जो हैं ये गौ सेवा संघ से संबंधित हैं। रमा देवी जो है ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। अंजना देवी चौधरी जो है ये रियासती जनता के रूप में जेल गई थी। भील बालिका कालीबाई ने किसे बताया था?
तो भील बालिका कालीबाई द्वारा अपने गुरु को बचाया गया था। उसके गुरु को जब गाड़ी से बांधकर घसीट कर ले जा रहे थे तो कालीबाई ने अपने हंसिए से उस रस्सी को काटकर अपने गुरु को बचाया था और खुद उनकी गोलियों से शहीद हो गई थी। नाना भाई खांड, सिंगा भाई या फिर दोनों को या किसी को नहीं। तो नाना भाई खांड जो थे वो पाठशाला के संरक्षक थे, जबकि गुरु कौन थे? सिंगा भाई। नाना भाई जो हैं वो तो अंग्रेजों की गोलियों से मारे जाते हैं। सिंगा भाई जो है उनको कालीबाई बचा लेती है और अपने प्राणों का बलिदान वो कर देती है। नाना भाई जो थे पाठशाला संचालक थे। 13 वर्षीय जो भील बालिका कालीबाई हैं उससे संबंधित ये राष्ट्रपाल कांड है 1947 का, जो डूंगरपुर में घटित हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक पूछा है। जो वर्धमान विद्यालय था ये क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र रहा है। ये जयपुर में बनाया गया था। बाल मुकुंद बिसा, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट। तो क्रांतिकारियों को जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था उस विद्यालय के संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा जो है इनको राजस्थान के जतिन दास के रूप में जाना जाता है और प्रताप सिंह बारहट जो है वो बनारस कांड के तहत गिरफ्तार उनको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़े थे वो कौन थे? डोंगजी, जोआरजी, अमरचंद भाटिया या फिर गिरिवर दान। तो सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले थे अमरचंद भाटिया। ये बीकानेर के निवासी थे और डोंगजी जोआरजी जो थे ये धनवानों को लूटकर वो धन गरीबों में बांटते थे। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिसे परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था और यह परमवीर चक्र उनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। शैतान सिंह, पीरू सिंह, शंभू सिंह, सुल्तान सिंह। तो राजस्थान के जो प्रथम व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र मरणोपरांत प्राप्त हुआ वो थे पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। ये 1952 में इनको मिला था और कश्मीर घाटी में युद्ध के दौरान इनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। और जो शैतान सिंह हैं इनको 1963 में ये सम्मान मिला था। ये सम्मान भी इनको मृत्यु के बाद में मिला था और ये चीन युद्ध जो 1962 में चल रहा था उसके दौरान शहीद होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। और जो शंभू सिंह, सुल्तान सिंह जो हैं इनको अशोक चक्र मिला था 1961 को और शंभू सिंह को 1961 को और सुल्तान सिंह को 2003 को ये अशोक चक्र प्राप्त हुआ था। पुलवामा हमला जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसमें राजस्थान से संबंधित कौन सा व्यक्ति शहीद नहीं हुआ था? हेमराज मीणा, रोहितास लांबा, जीतराम या फिर सभी शहीद हुए थे? तो इस हमले में ये तीनों जवान ही शहीद हुए थे। ये 14 फरवरी 2019 को हुआ और ये जो बटालियन थी ये सीआरपीएफ से संबंधित थी। हेमराज मीणा कोटा के थे, रोहितास लांबा जयपुर के थे और जीतराम जो थे ये भरतपुर के थे। और कौन थे जो इनके साथ शहीद हुए थे? वो थे नारायणपाल गुर्जर राजसमंद के, भागीरथ धौलपुर से संबंधित थे और इनके अलावा 40 जवान शहीद हुए थे। 40 या 40 प्लस जो जवान वो शहीद हुए थे। तो राजस्थान से इतने सैनिक शहीद हुए थे। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रताप सिंह बारहट, सागरमल गोपा, ईश्वरदान आसिया, विजय सिंह पथिक। तो ये सागरमल गोपा द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक थी जैसलमेर का गुंडाराज। फिर सागरमल गोपा को जेल में ही मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा इनकी अन्य पुस्तक है। आज़ादी के दीवाने भी अन्य पुस्तक है। जेल में तेल छिड़क करके इसको जलाया गया था। इस प्रकार ये यूनिट नंबर 9 समाप्त हो चुकी है। ये राजस्थान के प्रमुख जनपदों का विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णन किया गया है कि कौन कौन से जनपद हैं। भौतिक प्रदेश से संबंधित असंगत कथन कौन सा है वो बताना है। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित क्वेश्चन रीट में आता है। पहला है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया। समानांतर मतलब एक जैसी समान अंतर वाले।
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 50 सेमी वर्षा रेखा से विभाजित होते हैं। कि एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, तो दोनों को विभाजित करने वाली जो वर्षा रेखा लाइन है वो 50 सेमी है। सर्वाधिक जैव विविधता व जनसंख्या घनत्व थार के मरुस्थल में पाया जाता है। कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है वो राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। सेवण, धामण, करड़ ये मरुस्थल की जो घासें हैं, राजस्थान की जो घासें हैं उनके नाम है। तो इसमें से गलत जो कथन है वो ऑप्शन नंबर 2। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा 25 सेमी वर्षा रेखा है, ना कि 50 सेमी। तो ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। ऐसे राजस्थान होता है तो सबसे पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। तो राजस्थान का जो जैसलमेर, बाड़मेर वाला, जोधपुर का कुछ भाग वाला हिस्सा है वहाँ उस साइड में 25 सेमी कम वर्षा, और ये जो इधर वाला पूर्व की साइड का है वहाँ 25 सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो ये यहाँ विभाजित करते हैं। और जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? बालू का स्तूपों की अधिकता, बांगर रेतीली मिट्टी के मैदान, और तीसरा है राही बाढ़ के मैदान। तो ये 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं। सर्वाधिक जैव विविधता व जनसंख्या घनत्व थार के मरुस्थल में पाया जाता है, तो इस कारण इसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है वो आपको देखना है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ मैदान ये चंबल बेसिन के भाग हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो रोहिड़ा है। माही के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो इसमें गलत जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ मैदान ये चंबल बेसिन के भाग नहीं है बल्कि बनास बेसिन के भाग माने जाते हैं। बाकी तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। चंबल बेसिन में बेहद, अंतःसरिताएं, बाढ़ के मैदान, नदी कगार आदि पाए जाते हैं। ये चंबल बेसिन में मिलते हैं, जबकि बनास बेसिन जो है वो मालपुरा करौली मैदान और मेवाड़ मैदान बनास बेसिन में स्थित है। सिरोही में जो माउंट आबू की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। हिमालय व नीलगिरी के मध्य ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। और माई के मैदान को 56 का मैदान कहा है जाता है, मगर जो 56 की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं? वो स्थित हैं बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से जो सही कथन नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें भी आपको गलत कथन ढूंढना है। कोटा झालरापाटन के मध्य मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। गोगुंदा कुंभलगढ़ के मध्य भोराट का पठार है। भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के मध्य उपरमाल का पठार है। राजसमंद में तसरीनुमा पहाड़ी श्रृंखला गिरवा कहलाती है। तो एक तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? कोटा झालावाड़ में, बिल्कुल सही है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में, ये भी सही है। उपरमाल का पठार कहाँ है? ये भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में स्थित है, ये भी सही है। जो गलत है वो है राजसमंद में तसरीनुमा जो पहाड़ी श्रृंखला है वो गिरवा कहलाती है। तो ये गिरवा तो कहलाती है मगर ये राजसमंद में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? ये उदयपुर में स्थित पहाड़ियाँ हैं। जो लसाड़िया का पठार है ये जयसमंद झील के चारों ओर विस्तृत है। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछा है। पहला ऑप्शन है, राजस्थान की औसत वर्षा जो है वो 57.61 सेंटीमीटर है। राजस्थान में जो मावठ होती है वो अरब सागरीय चक्रवात से होती है। मावठ क्या होती है? जो सर्दियों में होने वाली वर्षा होती है, लौटते मानसून से होने वाली वर्षा। अधिकांश राजस्थान शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में आता है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो इसमें जो गलत कथन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में जो मावठ होती है, जो वर्षा होती है शीतकालीन, वो अरब सागरीय नहीं बल्कि भूमध्य सागरीय मानसून के कारण होती है, ना कि अरब सागरीय मानसून चक्रवात से।
तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात जो आता है उससे माउंट होती है, और ये माउंट जो होती है ये जो गेहूं की फसल है उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। राजस्थान की स्थिति कहाँ है, ये शीतोष्ण जलवायु कटिबंध में आता है, और जैसे जैसे दक्षिण पूर्व है, मतलब राजस्थान के इस साइड से दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। राजस्थान के पश्चिम में जो जैसलमेर बाड़मेर वाले इलाके हैं वहाँ सबसे कम वर्षा होती है, और जो पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। मिट्टी का प्रकार, वनस्पति की मात्रा, भारत की मानसूनी जलवायु, प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, अरावली की स्थिति आदि जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और सभी जगह 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मगर राजस्थान में जो जलवायु है वो 5 प्रकार की होती है। पश्चिम में जलवायु, पश्चिम में 61% भाग पर ये स्थित है। जो पश्चिम भाग है ये 61% भाग पर स्थित है। शुष्क व अर्ध शुष्क जो भाग है ये मरुस्थलीय जलवायु को 25 सेमी वर्षा रेखा से विभाजित करता है। अरावली के पूर्व में उत्तरी पूर्वी राजस्थान में उपाद्र जलवायु, और स्वाईमाधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी कौन सी नहीं है। तो अरब सागर में कौन सी नदी अपना जल नहीं ले जाती। माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी। तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी नहीं है, वो है लूनी नदी। ये अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रण में ये अपना जल ले जाती है। बालोतरा बाड़मेर तक तो लूनी नदी का जो जल है वो मीठा होता है, और बालोतरा के बाद में ये खारा हो जाता है, इसलिए लूनी नदी को खारी मीठी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई, मीठड़ी, सूखड़ी, सागी, ये जो नदियां हैं ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, लूनी नदी। तो जवाई, मीठड़ी, सूखड़ी, सागी ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। जोदड़ी, गुड़िया ये भी लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ गोविंदगढ़ अजमेर से होता है, और ये सरस्वती व सागरमती के मेल से इसका उद्गम होता है। और जो बनास नदी है ये बेड़च, बनास, मैनाल ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बिंगोर, भीलवाड़ा में तीनों मिलती हैं। और जो कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल जो है ये इस बेड़च की सहायक नदियां हैं। बनास की ये सहायक नदियां हैं बेड़च, मैनाल, कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल। फिर है माही नदी, ये सोम जाखम, माही नदी सोम जाखम इसकी सहायक नदियां माही की, जो बेणेश्वर में इन तीनों का संगम होता है। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं काली सिंध, बेड़च, बनास, कोठारी और पार्वती। 7 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना से बाड़मेर जालौर में सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिलती है। तो ये परियोजना कौन सी है जिससे राजस्थान के पश्चिमी भाग बाड़मेर और जालौर में सिंचाई व पेयजल की सुविधा किससे मिलती है। बिशलपुर परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से, चंबल परियोजना से, या माही बजार सागर परियोजना से। तो ये सरदार सरोवर जो परियोजना है इससे बाड़मेर जालौर में सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिलती है। और ये सरदार सरोवर परियोजना जो है वो ये किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और जो बिशलपुर परियोजना है ये टोंक जिले में स्थित है और बनास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। चंबल जो परियोजना है ये सिंचाई और विद्युत के लिए प्रयुक्त होती है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके लाभान्वित राज्य हैं। माही बजार सागर जो है ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला है, संगत युग में का चयन
करना है। यहाँ असंगत युग्म कौन से हैं? एक साइड में परियोजनाएं दे रखी हैं, दूसरी साइड में उससे संबंधित जिले दे रखे हैं। तो जोई परियोजना राजसमंद जिले की है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, सोम कमलांबा परियोजना डूंगरपुर जिले से संबंधित है, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर से संबंधित है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए। जोई परियोजना राजसमंद से न होकर पाली जिले से ये संबंधित है। तो जोई परियोजना पाली जिले की परियोजना है और ये 176 किलोमीटर नहर से जो पानी है वो पाली जालौर में सिंचाई के लिए भेजा जाता है। ये चूरू, उदयपुर और प्रतापगढ़ और राजस्थान से संबंधित परियोजना है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बांध है वो नागरिया गांव में पिकअप बांध को माना जाता है और ये जखम नदी के ऊपर स्थित है। और जो आसपुरा, डूंगरपुर व सलूम्बर उदयपुर में सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो सोम कमला अंबा परियोजना से इनको सिंचाई की व्यवस्था प्राप्त होती है। सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो यहाँ सांबर झील जो सबसे खारी झील मानी जाती है उसमें कौन सी नदी नहीं गिरती? मेंथा, कांतली, रूपनगढ़ या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो इसमें मेंथा और रूपनगढ़ तो नदियाँ इस झील में गिरती हैं, मगर कांतली जो नदी है ये इस झील में नहीं गिरती है। कांतली नदी जो है ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जो झुंझुनू चूरू सीमा पर खत्म होती है। विश्व की मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक तो प्राकृतिक झील होती है जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, एक मानव निर्मित या कृत्रिम झील होती है। तो ये मानव निर्मित या कृत्रिम झील जो है ये कौन सी है? जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील या राजसमंद झील। तो ये है जयसमंद झील। ये विश्व की मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला ये तीनों ही झील उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, मुंबई से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH8, NH11, NH12, NH14। तो दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राजमार्ग नंबर 8। ये जो है ये सबसे व्यस्त राजमार्ग माना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का ये भाग माना जाता है और NH8 की जो लंबाई है वो है 685 किलोमीटर। NH11 जो है ये सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रमुख राजमार्ग माना जाता है जो आगरा बीकानेर को जोड़ता है। राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है? भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, सीकर ये जिले इस राजमार्ग पर स्थित हैं। NH12 जो है ये जयपुर को भोपाल से जोड़ता है और इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले स्थित हैं इस राजमार्ग पर? टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो ये जिले NH12 पर स्थित हैं। NH14 जो है वो ब्यावर को कांडला से जोड़ता है और ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है? पाली, सीकर, आबू। इसकी लंबाई है 875 किलोमीटर। और जो NH14 और NH15 है ये कांडला बंदरगाह से जुड़े हुए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान उद्योगों से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ उद्योगों से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कौन सा है? ऊनी कंबल और नमदे बनाने का कार्य बीकानेर जोधपुर में होता है। राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने गोटन और खारिया खंगार में है। डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है। सूती वस्त्र उद्योग में देश के कुल उत्पादन का 16% भाग उत्पादित राजस्थान से होता है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन 4। सूती वस्त्र उद्योग में देश के कुल उत्पादन का 16% भाग नहीं है। 16% भाग तो सीमेंट उत्पादित करता है राजस्थान, जबकि सूती वस्त्र उद्योग में 4% ही राजस्थान का भाग है और सीमेंट में 16% है। बाकी सभी सही हैं। जो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है गोटन ये कहाँ पर है? ये नागौर में है और खारिया खंगार जो कारखाना है ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा अगुचा किस खनिज के लिए
प्रसिद्ध है। तो यहाँ खनिज से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो रामपुरा अगुचा जो है ये सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, तांबा, लोह अयस्क। तो ये रामपुरा अगुचा ये कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो ये शीशे जस्ते से संबंधित ये खान मानी जाती है। रॉक फॉस्फेट ये झामरकोटड़ा में इसकी खान है, उदयपुर में। तांबा जो है ये खेतड़ी में इसकी खान है, जो झुंझुनू जिले में है। लो एस की जो प्रसिद्ध खान है वो मोरिजा बनोला है, जयपुर जिले में। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान में खनिज से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? कि एक जो गलत विकल्प है वो कौन सा है? तो खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। राजमहल तांबड़ा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर के कपूर्ड़ी जलीपा जो स्थल है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मांगलोद जिप्सम और नाथरा की पाल जो है वो लो एस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बीकानेर कपूर्ड़ी जो जलीपा खनिज स्थल है वो बीकानेर में ना होकर बाड़मेर में है। तो ये बाड़मेर होता तब ये सही होता। तो ये बाड़मेर के स्थल हैं। और कौन से स्थल हैं? गिरल, बड़ला, गुंगा, शिव, ये भी कोयले के प्रसिद्ध स्थल हैं। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। पहला है मध्य प्रदेश का और दूसरा छत्तीसगढ़ का। और जो गोठ मांगलोद जो जिप्सम है ये नागौर में प्राप्त होता है। बीकानेर में कोयला प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? बरसिंगसर, पलाना, गुभा, बिठनोक, रांगनेरी, हाडला। तो ये बीकानेर से संबंधित कोयला प्राप्ति स्थल है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ इंदिरा गांधी नहर से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। गोविंद वल्लभ पंत ने इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा है। राजस्थान फीडर की लंबाई मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ तक है। इसमें से जो लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं उनकी संख्या 7 है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 3। राजस्थान फीडर की लंबाई मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक, तो राजस्थान फीडर की नहीं है, यह मुख्य नहर की लंबाई है मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक। फिर इस इंदिरा गांधी नहर से संबंधित एक सुझाव 1948 ईस्वी को बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। 1952 से ये नहर परियोजना शुरू हुई थी। सतलज व रावी के संगम पर हरी के बैराज से इस इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण की तकनीक कौन सी है? टांका, जोहड़, खड़ीन, नाड़ी। तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो अपनाई गई जल संरक्षण की तकनीक है वो है खड़ीन। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। और जो टांका है ये पश्चिमी राजस्थान की परंपरागत जल संग्रहण पद्धति मानी जाती है। जोहड़ जो है ये शेखावाटी की जल संग्रहण पद्धति मानी जाती है। नाड़ी जो है ये रेतीले भागों में वर्षा जल को एकत्र करना नाड़ी के अंतर्गत ये किया जाता है। ये तालाब का छोटा रूप होता है। फिर नीचे मिट्टी से संबंधित कुछ फैक्ट दे रखे हैं। लेटेराइट जो मिट्टी है ये डूंगरपुर, साउथ उदयपुर और साउथ राजसमंद में पाई जाती है। प्राचीन स्फटिक व कायांतरित चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। और ये मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें क्या होता है? लवणता की जो मात्रा है वो अधिक होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है? कि वहाँ बाघों का संरक्षण किया जाता है। बाघ क्या है? वो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। मुकंदरा हिल्स,
राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का या फिर केवलादेव। तो बाघ संरक्षण के लिए सरिस्का अभ्यारण्य जाना जाता है, जो कहाँ पर है, अलवर में स्थित है। और दूसरा बाघ जो संरक्षण अभ्यारण्य है वो है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। मुकुंदरा हिल्स जो अभ्यारण्य है ये कोटा में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है, ये आकल जीवाश्म पार्क कहलाता है। केवलादेव जो है ये भरतपुर में है और यहाँ पर साइबेरियन सार्स आते हैं। कुर्जा जो प्रवासी पक्षी है ये जोधपुर के खींचन में वितरण करने आता है। और जो घड़ियाल है ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यारण्य व स्थान से असंगत युग में कौन सा है। एक साइड अभ्यारण्य दे रखे हैं, एक साइड स्थान दे रखे हैं। बंद बारेठा अलवर, जमुआरामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, तालछापर अभ्यारण्य चूरू। तो तालछापर अभ्यारण्य चूरू में है, बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है, ये भी सही है। जमुआरामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, ये भी सही है। बंद बारेठा जो है ये अलवर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी भरतपुर में स्थित है। जयपुर में नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है ये जयपुर में स्थित है। और जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है ये उदयपुर में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी इन स्थलों पर देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या मिश्रित लाल काली मिट्टी या कछाई मिट्टी। तो ये जो दक्षिण पूर्वी भाग के ये जिले हैं कोटा बूंदी बारा झालावाड़, जिनको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। इस हाड़ौती प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। ये एक चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी होती है। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, ये सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मृदा कहाँ पाई जाती है, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ईस्ट उदयपुर में मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। कछारी जो मृदा है ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर में पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग में कौन सा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा, जंगल की आग पलास, फोग, लाना, अरना ये झाड़ियाँ हैं। मिश्रित पर्णपाती जो वन है वो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और कोटा में पाए जाते हैं। तो इसमें जो असंगत है वो है राजस्थान का जो राज्य कल्प वृक्ष है वो रोहिड़ा नहीं है, बल्कि क्या है, वो खेजड़ी है। रोहिड़ा जो है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। और जो पलाश है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, जो जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, पाली, अजमेर, अलवर में पाया जाता है। और जो फोग, लाना, अरना झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों की किस्में कौन सी हैं, आकड़ा, कैर, झड़बेर, ये भी झाड़ियों के रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, नई वन नीति 1988 का लक्ष्य नहीं है। तो वन नीति 1988 का लक्ष्य क्या नहीं है, पर्यावरण स्थिरता, वनस्पति व जीव जंतुओं जैसी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना, कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन होना, जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसमें वन नीति 1988 का लक्ष्य नहीं है, वो है कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन होने चाहिए। तो 20 नहीं बल्कि 33% भाग पर वन होने चाहिए, ये नई वन नीति 1988 का लक्ष्य है। बाकी तीनों सही कथन है। ये 31 मई 1954 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत की जो प्रथम वन नीति है वो 1894 ईस्वी में बनी थी। फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। राज्य पक्षी कौन सा है राजस्थान का, वो है गोडावण। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है और राजस्थान का पालतू राज्य पशु जो है वो ऊँट है। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ये बूंदी में है। उड़न गिलहरी अभ्यारण्य, ये उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर में है।
रामसागर अभयारण्य धौलपुर में है, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में है, कैला देवी करौली में और भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कोटा में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान का जो पर्यटन स्थल है उनको उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? 1979 में, 1989 में, 2015 में या फिर 2000 में? तो राजस्थान के पर्यटन को उद्योगों का दर्जा 1989 में दिया गया था और 1979 में आरटीडीसी की स्थापना की गई थी और जयपुर में जो मेट्रो की शुरुआत है वो 2015 में की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनघनत्व है 332, 130, 201, 168। तो ये है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनघनत्व है। 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये पूर्वी राजस्थान का जनघनत्व है और 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तो ये राजस्थान का वर्तमान का जनघनत्व है और 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व था 168 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सही कथन नहीं है। तो ये भी जनगणना 2011 से संबंधित है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 है। राजस्थान की जो साक्षरता दर है 2011 में वो 66.1% रही है। पुरुष साक्षरता जालोर जिले की सबसे कम रही है। 8 जिलों की वृद्धि दर भारत की औसत 17.6% से कम रही है। तो 8 जिलों की औसत वृद्धि जो है वो भारत से कम रही है। बाकी के जो जिले हैं उनकी औसत वृद्धि दर जो है वो भारतीय औसत से अधिक रही है। तो राजस्थान में 33 जिले हैं, 8 को छोड़कर सभी की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 17.6 से अधिक रही है। तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन थर्ड, पुरुष साक्षरता जालोर की सबसे न्यूनतम नहीं है। जालोर में जो है वो महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। पुरुष की साक्षरता दर सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में है और सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता है वो झुंझुनू जिले की है और सबसे अधिक जो महिला साक्षरता है वो कोटा जिले की है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली रेल जो 1874 ईस्वी को चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने, जयपुर से आमेर, पुष्कर से नाथद्वारा, बांदीकुई से आगरा फोर्ट। तो राजस्थान की जो पहली रेल चली थी 1874 में वो चली थी बांदीकुई, कहाँ पर है? दौसा में। आगरा फोर्ट ये यूपी में। तो बांदीकुई से आगरा फोर्ट ये ट्रेन चली थी और मुंबई से थाने के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी 1853 में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का जो ऑफिस है, कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम या खनिज तेल से संबंधित नहीं है। मंगला, घोटारू, सरस्वती, पलाना। तो इसमें पेट्रोलियम और खनिज तेल से संबंधित जो नहीं है वो पलाना नहीं है। पलाना जो है ये कोयले से संबंधित है और जो मंगला और सरस्वती तेल के जो कुएं हैं ये बाड़मेर में स्थित हैं। घोटारू पेट्रोलियम या खनिज तेल से संबंधित जो है ये जैसलमेर में स्थित है और पलाना जो कोयला है ये बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें 4 मुख्य घटक होते हैं, पेत्रक पदार्थ, जल, वायु और ह्यूमस। ये 4 मुख्य घटक मिट्टी के माने जाते हैं। लाल पीली मृदा जो है ये ग्रेनाइट, शिस्ट व नीच चट्टानों के विखंडन से बनती है और ये मूंगफली व कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। मिश्रित जो मृदा है लाल काली, ये चिक्का प्रधान उपजाऊ मिट्टी होती है जो कपास, गन्ना व मक्का के लिए बहुत उपयुक्त होती है। काली मृदा जो है ये कैल्शियम व पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है और ये गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन इनके लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। कछारी जो मिट्टी है वो हल्की भूरी लाल दोमट मिट्टी होती है और ये गेहूँ, सरसों, कपास, तंबाकू इन फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक में ये मिट्टी
पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो उद्योग और उससे संबंधित जिले यहाँ दिए गए हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थित है। केशवरायपट्टनम चीनी मिल चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। बर्डी या ऊनी खादी उद्योग जैसलमेर में स्थित है। तो इसमें जो गलत है वो केशवरायपट्टनम चीनी मिल जो है ये चित्तौड़ में नहीं है, बल्कि ये बूंदी में स्थित है। भोपाल सागर जो चीनी मिल है वो 1932 ईस्वी में स्थापित हुई और ये निजी क्षेत्र की चीनी मिल थी जो चित्तौड़ में स्थित थी। कंबल जो है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है और मेरिनो खादी जो है ये जैसलमेर व जोधपुर का प्रसिद्ध है। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित जो कृषि है वो दक्षिणी राजस्थान में क्या कहलाती है? झूम, चलवासी, वालड़ा या फिर उपयुक्त सभी। तो स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी भाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले भाग में वालड़ा कृषि कहा जाता है। और जो झूम की कृषि है ये उत्तरी पूर्वी भाग में इसे झूम की कृषि कहा जाता है। और चलवासी कृषि क्या होती है? ये शुष्क व अर्ध शुष्क भारतीय क्षेत्रों में की जाती है। इसमें किसान जो है वो एक जगह पर टिककर कृषि नहीं करता, वो कृषि के लिए जगह तलाशता है और एक दो फसल लेने के बाद में उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसलें नहीं है। तो इसमें रबी की फसल कौन सी नहीं है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मसूर, कपास, मेथी, सरसों। तो इसमें से आपने देखा होगा कपास जो है ये वर्षाकालीन फसल है, मतलब खरीफ की फसल है। तो यही क्या है? रबी की फसल नहीं है। तो कपास क्या है? खरीफ की फसल है। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है वो ग्रामीण है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 77.48% या 75.13% या 80.51% या 74.04%। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो ग्रामीण प्रतिशत भाग है वो है 75.13%। और जो शहरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24.87%। 77.48% क्या है? ये कोटा की साक्षरता दर है। और 80.51% क्या है? ये पुरुष साक्षरता दर। घूंघट, गुगड़ी और खिड़की ये क्या है? ये बुर्जों के प्रकार हैं या तोपों के प्रकार हैं या फिर कोई स्मारक के प्रकार हैं या महाराजाओं का निवास स्थान है? तो घूंघट, गुगड़ी और खिड़की ये क्या है? बुर्जों के प्रकार हैं। ये बुर्ज हैं जो इन नाम से जानी जाती हैं। तारागढ़ दुर्ग है अजमेर वाला, इसको गढ़वीठली या अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण अजयपाल सिंह चौहान द्वारा करवाया गया था। विलियम बेंटिंग ने 1882 ईस्वी में इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। किसको? तारागढ़ दुर्ग, जिसमें यह सभी बुर्जें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और कांच के घोड़े पर सवार होकर ही जाया जा सकता है? तो ये किस दुर्ग के बारे में ये कहावत है? स्वर्णगिरी दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। तो ये कहावत है स्वर्णगिरी दुर्ग के बारे में, जिसको सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। सोनगढ़ जो दुर्ग, जूनागढ़ जो दुर्ग है ये बीकानेर में निर्मित है और लोहागढ़ जो दुर्ग है ये भरतपुर में निर्मित है। अब स्वर्णगिरी दुर्ग के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। 1155 ईस्वी में जैसल भाटी द्वारा पीले पत्थरों से त्रिकुट पहाड़ी पर स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये दुर्ग दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। इस दुर्ग की खास बात यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहालय भी इसी दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? तो कौन सी शैली है? गुर्जर प्रतिहार। रणछोड़ जी का मंदिर, शिवाड़ी का जैन मंदिर, सचियाई माता का मंदिर, समिधेश्वर मंदिर। तो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर है रणछोड़ जी का मंदिर, जो पाली में निर्मित है और ये 9वीं सदी में बनवाया गया था। शिवाड़ी का जो जैन मंदिर है ये भी पाली में है, मगर इसकी जो शैली है वो भूमिज
शैली है। 11वीं से 13वीं सदी का जो काल है वो मंदिर शिल्प कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इस समय में जो ऊंचे मंदिर बने थे उसकी जो ऊंची पीठिका, खंबे अलंकृत व गोलाई लिए हुए हैं। ओसियां व चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोलंकी या महामारू शैली में ये निर्मित है। कौन कौन से? सचियाई माता का मंदिर और समधेश्वर मंदिर, ये महामारू और सोलंकी शैली में निर्मित मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग मंदिर कौन कौन से हैं? बाड़ोली शिव मंदिर, नागदा सास बहू का मंदिर और उदयपुर का जगत शिरोमणि मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंदिर व निर्माता से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? बाड़ोली का शिव मंदिर मिहिर कुल द्वारा निर्मित, सास बहू का मंदिर श्रीधर द्वारा निर्मित, जगत शिरोमणि का मंदिर जगत सिंह द्वारा निर्मित, एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल द्वारा निर्मित। तो इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन 3। जगत शिरोमणि जो मंदिर है ये जयपुर में है, मगर ये जगत सिंह की याद में बनवाया गया है, ना कि जगत सिंह ने बनवाया। ये महाराजा मान सिंह की पत्नी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। इसमें काले पत्थर की कृष्ण मूर्ति है जिसकी चित्तौड़ में मीरा आराधना करती थी, वही मूर्ति इस मंदिर में निर्मित है। बाड़ोली का जो शिव मंदिर है ये मिहिर कुल द्वारा निर्मित है और ये कहाँ है? ये चित्तौड़ में है और इसकी जो शैली है वो पंचायतन है और ये हूणों से संबंधित है मिहिर कुल। सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा में स्थित है और इसको श्रीधर ने बनवाया था जो गुहिल वंश से संबंधित है। ये 1026 में इसका निर्माण करवाया गया था। और जो एकलिंग जी का मंदिर है बप्पा रावल द्वारा निर्मित, ये उदयपुर में है और 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। इसको जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल ने दिया है। इसमें काले पत्थर की जो चतुर्मुखी प्रतिमा है वो यहाँ स्थित है, जिनको मेवाड़ के लोग अपना कुल देवता मानते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी में निर्मित जो मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं? सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, महावीर मंदिर, ये 8वीं से 12वीं सदी में ओसिया में निर्मित मंदिर है। सचियाई माता का जो मंदिर है वो 8वीं सदी में निर्मित है। वैष्णव मंदिरों में हरिहर व सूर्य मंदिर प्रमुख हैं, तो जैन मंदिरों में महावीर और शाक्त मंदिरों में पीपला व सचियाई माता का मंदिर प्रमुख है। तो यहाँ शाक्त मंदिर कौन कौन से हैं, जैन मंदिर कौन सा है और वैष्णव मंदिर कौन सा है वो यहाँ बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगत नहीं है, तो कौन सा इसमें संगत नहीं है? बच्छावतों की हवेली बीकानेर में, नौलखा बावड़ी आबानेरी में, मीरान साहब की दरगाह बूंदी में, मंत्रियों की हवेली चूरू में। तो इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर 2। नौलखा बावड़ी आबानेरी में नहीं है, बल्कि कहाँ है? डूंगरपुर में ये निर्मित है। डूंगरपुर में ये निर्मित है और आबानेरी की जो है वो चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। नौलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी द्वारा करवाया गया था। और जो बच्छावतों की हवेली है बीकानेर में, ये करण सिंह द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया, भद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ला तृतीया या श्रावण शुक्ला तृतीया। तो गणगौर का त्यौहार तृतीया को तो मनाया जाता है, मगर ये कृष्ण या शुक्ल या फिर कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इस त्यौहार पर क्या होता है? ईश्वर जो शिव का प्रतीक है और गणगौर जो है वो माता पार्वती का प्रतीक है, इन दोनों की पूजा की जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अक्षय तृतीया। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है जो बूंदी की प्रसिद्ध है। और श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज मनाई जाती है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र किस उर्स को माना जाता है? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की यहाँ बात हो रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्स, गलियाकोट का उर्स, बेणेश्वर उर्स या हमीमुद्दीन उर्स। तो ये गलियाकोट का उर्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मेला व स्थान से संबंधित नहीं है, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इसमें मेले और स्थान दिए गए हैं। चंद्रभागा मेला झालावाड़, डिग्गी कल्याण जी का मेला करौली, सहरिया का सीताबाड़ी मेला बारा, भरतरी का मेला अलवर। तो इसमें कौन सा मेला सम्मिलित है? वो है डिग्गी कल्याण जी का मेला, करौली में नहीं बल्कि ये टोंक में भरता है।
बाकी चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में, और शहरिया सीताबाड़ी का मेला बारा में, और सीताबाड़ी जो उद्यान है वो कहाँ है, वो प्रतापगढ़ में है, जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखने को मिलती हैं। भट्टरी का मेला अलवर में लगता है। खलकाणी गड्ढ पशु मेला जो है ये जयपुर में लगता है, और केसरिया जी का मेला जो है वो धुएल में लगता है। धुएल मेला केसरिया जी का प्रसिद्ध है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, लोक नाट्य से संबंधित असत्य कथन इनमें से कौन सा है? पहला है, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है तथा इसमें स्त्री पात्रों का जो अभिनय है वो पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, ना कि स्त्रियों द्वारा। शेखावाटी ख्याल प्रवर्तक दुलिया राणा हैं तथा ये संप्रेषणीय शैली में इसका गायन किया जाता है। हेला ख्याल दोसा, लालसोट व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी के प्रवर्तक शाह अली व तुकुनगीर हैं तथा इसकी जो प्रकृति है वो है गैर व्यावसायिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो असत्य कथन है। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक दुलिया राणा नहीं बल्कि चिलावा के नानूराम है। दुलिया राणा तो नानूराम के शिष्य थे, और ये जो ख्याल है ये गीतमय संवाद के रूप में लिखा गया, ना कि संप्रेषणीय शैली में। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है तथा इसमें स्त्री पात्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा होता है। इसकी जो शैली है वो ओपेरा शैली है। हेला ख्याल जो है ये दोसा, लालसोट व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत होती है वो बम नगाड़े के साथ होती है। काव्यात्मक रचनाएं जो हैं वो दंगल और संवाद बोल कहलाते हैं। जो काव्यात्मक रचनाएं उनको दंगल कहा जाता है, और इनके जो संवाद है वो बोल कहलाते हैं। तुकुन शिव व शाह पार्वती के पक्षधर माने जाते हैं। तो तुकुन तुर्रा कलंगी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तुकुन जो है वो तो शिव, और शाह जो है शाह अली ये पार्वती के पक्षधर माने जाते हैं। इनका जो केंद्र है वो गोसुंडा है, चित्तौड़ है, निम्बाहेड़ा है, नीमच है। इस शैली के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं वो हैं सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह आदि तुर्रा कलंगी से संबंधित कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रावक प्रति चक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो ये श्रावक प्रति चक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है ये कौन सी शैली से संबंधित है? हाड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़ या फिर मेवाड़? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जो मेवाड़ शैली है ये तेज सिंह के राज्यकाल 1260 ईस्वी में पल्लवित हुई थी। जो हाड़ौती शैली है ये बूंदी राव उम्मेद सिंह के समय पल्लवित हुई थी, और इसमें जो चित्रशाला है उसमें जंगली सुअर का शिकार करते हुए महाराजा को दिखाया गया है। इसका ये चित्र 1750 ईस्वी में निर्मित किया गया था। मारवाड़ शैली जो है इसका जो श्रेय है वो राव मालदेव को जाता है। ढूंढाड़ शैली जो है इसमें यशोधरा चरित ग्रंथ मिलता है जो 1591 ईस्वी में रचित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर शैली के चित्रकार व उससे संबंधित शासक कौन से हैं? तो मीरबख्श, धीमा, राम लखन ये राजा सरदार सिंह के दरबारी चित्रकार थे। बलदेव, गुलाम अली ये विनय सिंह के दरबारी चित्रकार थे। साहिब राम, लालचंद ये सवाई ईश्वरी सिंह के चित्रकार थे। रामलाल, अली रजा हसन ये अनूप सिंह के दरबारी चित्रकार थे। मगर यहाँ पूछा है जयपुर शैली का, तो सवाई ईश्वर सिंह जो थे वो जयपुर के शासक थे, और इनके जो दरबारी चित्रकार थे वो थे साहिब राम, लालचंद। और जो राजा सरदार सिंह हैं ये उनियारा शैली के शासक थे, और मीरबख्श, धीमा, राम लखन इसके प्रमुख चित्रकार थे। और जो विनय सिंह हैं ये अलवर शैली से संबंधित हैं, और इनके दरबारी चित्रकारों का नाम है बलदेव और गुलाम अली। अनूप सिंह बीकानेर शैली से संबंधित हैं, इनके दरबारी चित्रकार हैं रामलाल, अली रजा हसन। साहबुद्दीन मनोहर ये उदयपुर शैली के चित्रकार थे, और जगत सिंह प्रथम के समय के ये चित्रकार हैं। मान सिंह जो मारवाड़ के हैं उनके समय अमरदास भाटी, शंकरदास, माधवदास, शिवदास, राम सिंह व देवा भाटी प्रमुख चित्रकार थे। 12वां नंबर प्रश्न है, देवी देवताओं के
कागज पर बने जो चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कागज पर बने चित्रों को क्या कहा गया? पाने, साझी, मांडना या फिर फड़। तो कागज पर बने चित्रों को पाने कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सांझी क्या है फिर? सांझी है दशहरे से पूर्व जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा सफेद दीवारों पर गोबर से उकेरी गई जो कलाकृतियां होती हैं वो सांझी कहलाती हैं। मांडना क्या होता है? मांडना होता है अलंकृत दीवारें। मांडना दीवारों पर अलंकृत किया जाता है। फट क्या होती है? ऊंट के बीमार होने पर बोपों द्वारा गाई जाने वाली जो शैली है वो फट शैली कहलाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है वालरा नृत्य किस जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है? अब एक बात तो यह है वालरा नृत्य कौन करता है? स्त्री और पुरुष दोनों का संयुक्त नृत्य है। और ये किस जाति से संबंधित है? भील, ग्रासिया, गुर्जर या फिर कामड़। तो ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित ये लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। और जो कामड़ जाति से संबंधित लोक नृत्य है वो है तेरह ताली लोक नृत्य। अब बात कर लेते हैं भीलों के लोक नृत्य। तो नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा, तो ये हैं भीलों के प्रमुख लोक नृत्य। अब ग्रासियों के लोक नृत्य कौन से हैं? मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये किसके हैं? ग्रासियों के लोक नृत्य हैं। गुर्जरों के लोक नृत्य हैं चरी, झूमर। और कंजरों के लोक नृत्य हैं चक्री, धाकड़। सहरिया का लोक नृत्य शिकार है। कथोड़ी जाति का लोक नृत्य मावलिया है। और बंजारा जाति का लोक नृत्य मछली है। 14 नंबर क्वेश्चन है राव जोधा के समकालीन लोक देवता कौन से थे? तो राव जोधा के समकालीन जो लोक देवता हैं वो कौन थे? मेहाजी मंगलिया, रामदेव जी, हड़बू जी या फिर गोगा जी। तो राव जोधा के समकालीन हड़बू जी लोक देवता माने जाते हैं। मेहाजी मंगलिया जो हैं ये राव टुंडा के समकालीन हैं। रामदेव जी जो हैं ये मल्लीनाथ के समकालीन हैं। और गोगा जी जो हैं वो गोरखनाथ और वह महमूद गजनवी के समकालीन माने जाते हैं। गोरखनाथ जो है वो गोगा जी के गुरु हैं। अगला क्वेश्चन है संत जसनाथ जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनबेवाणी, चोपड़ा, राजप्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, सिंधुदड़ा, कोंडा, जंबसागर या चेतावनी। तो संत जसनाथ जी की जो रचनाएं हैं वो है सिंभू, धड़ा और कोंडा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अनबेवाणी और चोपड़ा किसकी रचनाएं हैं? ये रामचरण द्वारा रचित ग्रंथ हैं। इसमें आध्यात्मिक उपदेश संकलित हैं और मावजी वाद विवाद शैली में रचित ये माने जाते हैं। राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी जो है ये हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं जो आध्यात्मिक विचार शैली में है। अनबेवाणी जो है ये रामचरण द्वारा रचित ग्रंथ है। और चोपड़ा जो है ये मावजी द्वारा रचित ग्रंथ है। जंबसागर, चितावनी, तो जंबसागर जाम्बोजी द्वारा रचित है और चितावनी संत पीपा द्वारा रचित ग्रंथ है। 16 नंबर क्वेश्चन है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ कौन सी हैं? तो राजस्थान की पगड़ियों की शैलियों की बात हो रही है लप्पा लप्पी, बांकड़ी, प्रतापशाही, राजशाही, समुद्र लहर, चोल, दुकुल, चिरपटोरी या फिर उदयशाही, विजयशाही, अटपटी। तो यहाँ पगड़ियों की जो शैलियाँ हैं वो है ऑप्शन नंबर 4 उदयशाही, विजयशाही, अटपटी। ये पगड़ियों के विभिन्न प्रकार हैं। और पगड़ियों के प्रकार कौन से हैं? खंजरशाही, शिवशाही, शाहजहानी। लप्पा लप्पी, बांकड़ी ये क्या है? ये गोटे के प्रकार हैं। प्रतापशाही, राजशाही, समुद्र लहर ये लहरियों के प्रकार हैं। चोल, दुकुल, चिरपटोरी ये साड़ियों के प्रकार हैं। और क्या प्रकार हैं साड़ियों के? निचोल, अंशुक, वसन, चिरपटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावली ये सभी क्या हैं? साड़ियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? सुमेलित नहीं है उसमें। तो ये आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन है। बोर, रखड़ी, तिमणिया, टिकड़ा क्या ये एक जैसे हैं? एक ही जगह धारण किए जाते हैं। थमड़ियों, बजट्टी, मंदलिया, हालरो तो ये भी एक ही जगह धारण किए जाते हैं या अलग अलग। पीपलपत्रा, टोटी, झेला, अंगोटिया ये भी कहाँ धारण किए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
चुन्नी, चोप, भोगली, पेसर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बोर, रखड़ी और टेकड़ा ये क्या है, ये सिर के आभूषण है, जबकि जो तिमनिया है ये गले का आभूषण है, तो ये असुमेलित है। बाकी थमन्यो, बदट्टी, मंडलिया, हालरो जो है ये गले और वक्ष से संबंधित आभूषण है। और कौन से आभूषण हैं गले और वक्ष के, वो हैं तुलसी, हंसली, पोत, चंद्रहार, हमेल, हाकर और चंपाकली। तो ये गले और वक्ष से संबंधित आभूषण है। पिपरपत्रा, टोटी, जेला, अंगूठा ये कान से संबंधित आभूषण है। और कौन से हैं कान से संबंधित, कर्णफूल, लटकन। चुन्नी, चोप, भोगली, बेसर। तो चुन्नी जो है, चुन्नी तो भोगली, बेसर ये नाक से संबंधित आभूषण है। और कौन से नाक के आभूषण, नथे, बारी, कांटा, भंवरे, कड़ी। अगला 18 नंबर प्रश्न है, बालकों द्वारा गणेश चतुर्थी महोत्सव पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है। हमसिडो, बिंदोला, जला, चौक, चांदनी। तो बालकों द्वारा गणेश चतुर्थी पर चौक चांदनी जो है ये लोकगीत गाया जाता है। हमसिडो जो है ये उत्तरी मेवाड़ में स्त्री पुरुष भीलों द्वारा गाया जाता है। बिंदोला जो है ये विवाह से पहले वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को विदा करते समय गाया जाता है। जला क्या है, ये वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मालवी बोली इस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये बोली से संबंधित क्वेश्चन है। तो मालवी बोली बतानी है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। प्रतापगढ़, रतलाम, झाबुआ, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। तो मालवी बोली जो है ये प्रतापगढ़, रतलाम और झाबुआ में प्रचलित है। जोधपुर, बीकानेर, नागौर में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसको राजस्थानी का पर्याय भी कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर इसके अन्य जिले हैं जहाँ ये मारवाड़ी बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा है। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद में मेवाती बोली बोली जाती है और भीलवाड़ा में भी ये बोली बोली जाती है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है। रसो, प्रकाश, वचनिका या फिर ख्यात। तो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धि है उनका वर्णन प्रकाश में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। रासो जो है इसको एम.एल. मिनारिया ने बताया है कि ये राजा की कीर्ति का वर्णन रासो के अंतर्गत किया जाता है। और जो वचनिका है इसको तुकांत गद्य पद्य में रचा जाता है। ये एक तुकांत रचना होती है जो चंपू शैली में रची जाती है। ख्यात क्या होता है, ये देशी राजाओं द्वारा अपने सम्मान, सफलता व विशेष कार्यों के लिए रचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने व कठपुतलियों के लिए क्या प्रसिद्ध है। शेखावाटी व बीकानेर, उदयपुर, बस्सी, डूंगरपुर। तो लकड़ी के खिलौने व कठपुतलियों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। शेखावाटी व बीकानेर जो है वो फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी जो है वो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र माना जाता है जो जयपुर में है। यहाँ पर बेवान, कावड़, रंगाई, छपाई के ठप्पे बनाए जाते हैं। डूंगरपुर जो है यहाँ पर लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जिसके लिए जेठाना प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री में क्या किया जाता है। तो ब्लू पोट्री जो है उस पर क्या होता है, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी या फिर मिट्टी की मूर्तियों को पकाना या फिर चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन या फिर कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर सिलना। तो ब्लू पोट्री है चिकनी मिट्टी के जो सफ़ेद बर्तन हैं उन पर ब्लू कलर का अंकन करना, वो क्या है, ब्लू पोट्री कहलाता है। और अगर कांच पर बारीक सोने की नक्काशी की जाए तो वो थेवा कला कहलाती है जो प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध है। और मिट्टी की मूर्तियों को पकाना ये टेराकोटा कहलाता है जो जिसके लिए नाथद्वारा का मुलेला गांव प्रसिद्ध है।
और कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर सिलना पेचवर्क कहलाता है। माँ दुर्गा का अवतार के रूप में किस लोक देवी की पूजा होती है? किसके अवतार में? माँ दुर्गा के अवतार के रूप में। जीण माता, कैला देवी, करणी माता या फिर त्रिपुरा सुंदरी। तो ये होती है जीण माता की। जीण माता का मंदिर जो है वो सीकर के रेवासा में हर्षनाथ पर्वत पर निर्मित है। कैला देवी जो है यह महालक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। करणी माता जो है ये चूहों की देवी के रूप में पूजी जाती है। और त्रिपुरा सुंदरी जो है इसको तृतीय माता भी कहा जाता है, जो बांसवाड़ा में इसका मंदिर निर्मित है। तो ये बांसवाड़ा में पूजी जाती है। अगला है भीलों व गरासियों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भील और गरासिया कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण हत्था, जंतर, तंदूरा या फिर मादल। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मादल। मादल जो है ये हिरण या बकरे की खाल से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। जो रावण हत्था होता है इसको भोपे जनजाति द्वारा ये काम में लिया जाता है। और ये नारियल की कटोरी पर खाल बांधकर इसको बनाया जाता है। ये वायलिन की तरह होता है जिससे इसका वादन किया जाता है। जंतर जो है ये गुर्जर जाति के भोपों द्वारा इसका वादन किया जाता है। और ये वीणा की तरह होता है जिसमें 4 तार प्रयुक्त होते हैं। तंदूरा जो है ये कामड़ जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। ये तानपुरा चौतारा के समान होता है और लकड़ी से ये निर्मित होता है। अवनद्य वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है मादल। और अन्य 2 तीनों यंत्र वाद्य यंत्र है रावण हत्था, जंतर, तंदूरा। ये तत्वाद्य यंत्र है, मतलब इनमें तारों का प्रयोग होता है। और मादल जो है ये चमड़े से निर्मित है। ये अवनद्य वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवनद्य है? अलगुजा, सारंगी, खंजरी या फिर खड़ताल। तो अवनद्य वो होता है जो चमड़े से युक्त होता है। तो खंजरी जो है ये अवनद्य वाद्य यंत्र है जो चमड़े से निर्मित है। अलगोजा जो है ये सुशिर वाद्य यंत्र है जो फूंक की सहायता से बजाया जाता है। मुंह से फूंक मारकर इसको बजाते हैं। सारंगी जो है ये तत्वाद्य यंत्र होता है, इसमें तार लगा होता है। खड़ताल जो है ये घन वाद्य यंत्र होता है जो धातु से निर्मित होता है और इस पर प्रहार करके बजाया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो राजस्थान की जो संगीत नाटक अकादमी है ये जोधपुर में स्थित है। और जयपुर में क्या स्थित है? राजस्थान संगीत संस्थान जवाहर कला केंद्र जो है वो जयपुर में है। और राजस्थान ललित कला अकादमी ये भी जयपुर में है। उदयपुर में क्या है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो शिल्पग्राम है वो भी उदयपुर में है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत, मधुमती, मरुवाणी, मधु, माधवी। तो ये है मधुमती जो राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिका है। तो वो है मधुमती। जागती ज्योत जो है ये राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। मरुवाणी जो है ये चंद्र सिंह द्वारा संपादित पत्रिका है। और मधु माधवी जो है ये नलिन उपाध्याय द्वारा संपादित पत्रिका है। खेतड़ी महल के पास किस संत की दरगाह निर्मित है? खेतड़ी महल कौन से जिले में निर्मित है? ये JJN झुंझुनू जिले में निर्मित है। इस महल के पास किस संत की दरगाह है? सैयद फखरुद्दीन की, मलिक शाह की, कमरुद्दीन की या फतेह मोहम्मद की। तो खेतड़ी महल के पास कमरुद्दीन शाह की दरगाह निर्मित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। और ये कमरुद्दीन शाह जो हैं ये एक सूफी संत थे और नेहरा पहाड़ की तलहटी में इनकी ये दरगाह निर्मित है। सैयद फखरुद्दीन जो हैं इनकी दरगाह माही नदी के किनारे दाऊदी बोहरा संप्रदाय से ये संबंधित है। और गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह निर्मित है। मलिक शाह जो हैं
ये बगदाद के सुल्तान थे और जालोर दुर्ग में इनकी दरगाह निर्मित है। और जो फतेह मोहम्मद हैं ये कायम खानी नवाब थे और फतेहपुर की 1560 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। 1516 ईस्वी में फतेहपुर किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। शेखावाटी की सांस्कृतिक जो राजधानी मानी जाती है वो फतेहपुर ही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? मंडन, सर स्विंटन, जेकब, लालचंद उस्ता, सवाई प्रताप सिंह। तो हवा महल का जो वास्तुकार था वो था लालचंद उस्ता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। मंडन जो थे वो कुंभलगढ़ के योजनाकार थे। सर स्विंटन जेकब जो हैं इन्होंने अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किया था जो जयपुर में निर्मित है। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में 5 मंजिला इमारत बनवाई जिसे हवा महल के नाम से जाना जाता है जो जयपुर में निर्मित है। अंतिम क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। इनमें से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? नागरचोल, गोड़वाड़ी, तोरावटी, राजावटी। तो इसमें गोड़वाड़ी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। और मारवाड़ी की जो उपबोली है वो है थली। तो गोड़वाड़ी थली जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है। नागरचोल, तोरावाटी, राजावाटी ये हाड़ौती की ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे।